हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें दुनिया के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले नेताओं में से एक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने युद्धों और आर्थिक मंदी के दौर से लेकर देशों के विघटन और बदली हुई विश्व व्यवस्था तक सब कुछ देखा है। यह पुतिन की भारत यात्रा की शुरुआत थी और जैसा कि आपने अभी सुना, उन्होंने मंदी से लेकर विघटन तक सब कुछ देखा है। वैसे वह किसी भी देश के पहले राष्ट्रपति हैं जिनके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। वह पहले ऐसे देश के नेता हैं जिनके पास परमाणु हथियार थे, फिर भी उनके देश पर हमला हुआ। यूक्रेन ने कुर्स्क में घुसपैठकर रूस के हिस्से पर कब्जा किया। अब देखते हैं पुतिन इस यात्रा में क्या कर रहे हैं। देखिए, रूसी बिक्री थोड़ी कम हो गई है। आप जानते हैं, लोग रूसी तेल खरीदना नहीं चाहते, तो वह अपना कोटा पूरा नहीं कर पा रहे हैं और दुनिया के हर सेल्स पर्सन की तरह अब उन्हें साल के अंत में सेल्स ट्रिप पर जाना पड़ रहा है। यही तो है ये सब। पिछले महीने ही भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी ने प्रतिबंधों के बाद रूसी तेल का आयात बंद कर दिया था और फिर इस महीने पुतिन भारत आ रहे हैं। मुझे गणित ज्यादा नहीं आता, पर एक और एक जोड़ना आता है। असल में इस इंटरव्यू में उनसे जो पहले सवालों में से एक पूछा गया था वो भारत को तेल बिक्री के बारे में था। सुनिए। लेकिन क्या भारत ने पश्चिमी देशों के दबाव के बाद रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है? आप जानते हैं, हमने ठीक है, इस साल के पहले 9 महीनों में व्यापार कारोबार में गिरावट आई है। यह सिर्फ एक मामूली समायोजन है। बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। कुल मिलाकर हमारा कारोबार पहले जैसा ही है। मैं आपको सटीक संख्या नहीं बता सकता। मैं आपको अभी सटीक मासिक आंकड़े नहीं दे सकता, लेकिन पेट्रोलियम उत्पादों और कच्चे तेल का व्यापार, साथ ही उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन, रूसी तेल भारत में आसानी से चल रहा है। नहीं कर सकता। जहां तक भारत द्वारा रूस से ऊर्जा संसाधनों की खरीद या खरीदारी की बात है, तो मैं ये कहना चाहूंगा, और मैंने इसे सार्वजनिक रूप से पहले भी कहा है, अमेरिका खुद भी अभी रूस से अपने परमाणु बिजली संयंत्रों के लिए परमाणु ईंधन खरीदता है। वह भी ईंधन है, यानी अमेरिका में चल रहे रिएक्टरों के लिए यूरेनियम। सटीक तौर पर नहीं कह सकता कि अमेरिका, अगर उन्हें हमारा ईंधन खरीदने का हक है तो भारत को भी वही हक क्यों न मिले? इस सवाल की पूरी जांच होनी चाहिए। हम इससे चर्चा के लिए तैयार हैं। मुझे नहीं लगता था कि पुतिन को इतना कठिन इंटरव्यू मिलेगा, लेकिन उन्हें कई अप्रत्याशित सवाल मिले। इसके बाद उनसे पूछा गया कि रूस ने क्रीमिया पर कब्जा क्यों किया। क्या रूस को सेवस्तोपोल बेस चाहिए था? सुनिए उन्होंने क्या बोला। क्या यही वजह थी, क्या यही आधार था जब आपने क्रीमिया पर कब्जा करने का फैसला किया? आपका एकमात्र गर्म पानी वाला बंदरगाह, रूस के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक बंदरगाह, और फिर रूस अब G8 का हिस्सा नहीं रहा। आज पश्चिम का दावा है या कहता है कि आपके हालिया कार्यों की वजह से, और मैं उद्धृत करती हूँ, रूस का अलग थलग पड़ना हुआ है। क्रीमिया का वह बंदरगाह पहले से ही हमारा था, कब्जा करने की जरूरत नहीं थी। वैसे जो लोग अपडेट नहीं हैं उनके लिए एक छोटी सी याद दिला दूं, यूक्रेन के पास एक सही मायने में नौसेना नहीं है। इसके बावजूद वे पूरी रूसी ब्लैक सी फ्लीट को क्रीमिया से पीछे हटाने में सफल रहे हैं। ये सब उस खास सैन्य अभियान की वजह से हुआ जिसे छोटे व्लादिमीर ने शुरू किया था। यही वक्त है जब पुतिन अपना कुख्यात भाषण देने लगते हैं। यही वही सबक था जो उन्होंने टकर कार्लसन को दिया था जब वो क्रेमलिन आए थे, और अब वही सबक वो भारतीय पत्रकारों को भी दे रहे हैं। वो बताते हैं कि कैसे क्रीमिया हमेशा से रूस का हिस्सा रहा है, यूक्रेन भी हमेशा से रूस का हिस्सा रहा है। इसी कारण हमले में कब्जा की गई जमीन तकनीकी रूप से विलय नहीं मानी जाती। लेकिन एक बात जो वो भूल गए वो ये है कि चीन भी यही तर्क इस्तेमाल कर सकता है और रूसी जमीन पर कब्जा करना शुरू कर सकता है। फिर भी इस इतिहास के पाठ के बाद उन्हें अब तक का सबसे कठिन सवाल मिलता है। अगर वो सच में ये सब पूर्वी यूक्रेन में रूसी बोलने वाले जातीय रूसियों की रक्षा के लिए कर रहे हैं, तो फिर वो उन्हीं लोगों को मार क्यों रहे हैं? हमारे पास पक्के सबूत हैं कि रूसी सेना उन्हीं लोगों पर नरसंहार कर रही है जिनकी रक्षा पुतिन कथित तौर पर कर रहे हैं। और इसके ऊपर से रूस अपार्टमेंट बिल्डिंग्स पर गोले बरसा रहा है, मॉल्स पर गोले बरसा रहा है उन इलाकों में जिन्हें पुतिन रूसी बताते हैं। आखिर ये सब क्या है? सुनिए,
आप इतिहास का जिक्र कर रही हैं और इसी ने मुझे वो याद दिलाया जो मैंने किया था जब संघर्ष चल रहा था। मैंने डोनेट्स की यात्रा की थी, मैं लुहांस्क, जपोरिजिया, खेरसोन भी गई थी और वहाँ ज़्यादातर लोग रूसी बोलने वाले हैं, वे रूसी भाषा बोलते हैं। वे कीव से बहुत निराश थे कि पूर्वी यूक्रेन में इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन वे इस बात से भी थोड़े हैरान थे कि पुतिन हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम उनके लोग हैं। जब मैंने कई महिलाओं से बात की, वे हैरान थीं। तो आप पूर्वी यूक्रेन के उन लोगों से क्या कहना चाहेंगी जिनके परिवार रूस में हैं, जो रोजाना यूक्रेन से रूस जाते हैं? आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी? इसका जवाब काफी सीधा है। ये लोग शायद यूक्रेन के उन हिस्सों में रहते थे, खासकर लुगांस्क और डोनियांस्क के वे इलाके जो तब कीव प्रशासन के नियंत्रण में थे। इस बीच लुगांस्क या डोनेट्स्क क्षेत्र का वह हिस्सा जो उनके नियंत्रण से बाहर था, कीव प्रशासन द्वारा तीव्र सैन्य कार्रवाई का सामना कर रहा था। इसलिए हमें मजबूरन उन क्षेत्रों को समर्थन देना पड़ा जिन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा की थी। यह पहली बात है। दूसरी बात, हमने लोगों को जनमत संग्रह में अपनी राय रखने का मौका दिया। जो लोग मानते थे रूस में शामिल होना उनके हित में है, उन्होंने वैसे ही मतदान किया। जिन लोगों को ऐसा नहीं लगा, वे यूक्रेन राज्य के अन्य हिस्सों में बिना किसी रुकावट के जाने के लिए स्वतंत्र थे। ओह, कुख्यात रूसी जनमत संग्रह जो कब्जा किए यूक्रेनी क्षेत्रों में हुआ। हमारे पास एक क्लिप है जिसमें वोटिंग प्रक्रिया दिखाई गई है। यह क्लिप दिखाती है कि रूस अमेरिका और अन्य पश्चिमी लोकतंत्रों से कितना आगे है। आप देख सकते हैं रूस में सैनिक वाकई लोगों के घर जाकर उनका वोट लेते हैं। सैनिक सच में बताते हैं कि आपको किसे वोट देना चाहिए। इसकी तुलना यूरोप या अमेरिका से करें। कोई हमारे घर वोट मांगने नहीं आता, न ही बताता किसे वोट दूं। सब खुद ही समझना पड़ता है अपने दम पर, और फिर मुझे मतदान केंद्र तक गाड़ी चलाकर जाकर अपना वोट डालना पड़ता है। शायद एक दिन हम भी रूस जितने विकसित हों। हालांकि ये मजाक था, लेकिन अगर पुतिन चाहते थे कि दुनिया ये माने कि ये पूरा जनमत संग्रह मजाक नहीं है, तो शायद उन्हें जो आंकड़ा उन्होंने बताया उससे थोड़ा ज्यादा विश्वसनीय आंकड़ा बताना चाहिए था। क्रेमलिन के अनुसार इस रूसी जनमत संग्रह में 98% यूक्रेनियों ने रूस में शामिल होने के पक्ष में वोट दिया। 98%। लोग कभी भी एकमत नहीं हो सकते। मैं कहूं कि रात के खाने में आइसक्रीम खाएं, तब भी 98% लोग नहीं मानेंगे। पुतिन के इतिहास पर नजर डालते हैं। साल 2000 में रूस के आखिरी असली राष्ट्रपति चुनाव में व्लादिमीर पुतिन को सिर्फ 53% वोट मिले थे। अब वे दुनिया को यकीन दिलाना चाहते हैं कि 98% यूक्रेनियन रूस में शामिल होना चाहते हैं। यह बिल्कुल सच नहीं है और यह तो मानने लायक भी नहीं है। फिर भी शायद ऐसे ही नतीजे आते हैं जब सैनिक वोट लेने आपके घर आते हैं। इस इंटरव्यू से मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि पुतिन जिस वजह से उन्होंने यह आक्रमण शुरू किया, उसका तर्क वो बार बार बदलते रहते हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि वो किससे बात कर रहे हैं। इस इंटरव्यू में वो भारतीय दर्शकों से बात करते हैं, इसलिए इसका जिक्र करते हैं। उन्हें यूक्रेन पर हमला करना पड़ा क्योंकि नाटो ने उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया। लेकिन जब वो रूसी दर्शकों से बात करते हैं तो वो ये तर्क देते हैं कि वो यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं क्योंकि यूक्रेन हमेशा से रूसी साम्राज्य का हिस्सा रहा है। हम कहते आ रहे हैं कि पुतिन सोवियत संघ को दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो नहीं चाहता कि दुनिया जाने, बल्कि चाहता है कि सब माने नाटो ने उसे युद्ध के लिए मजबूर किया। असल में यूक्रेन में कोई नाटो सैनिक नहीं है, सिर्फ रूसी सैनिक हैं जो हर हफ्ते हजारों मर रहे हैं, और ये पुतिन के शुरू किए सैन्य अभियान का नतीजा है। मैं आपको याद दिला दूं, हमने ये युद्ध शुरू नहीं किया था। फिर से आप पश्चिम ने यूक्रेन को उकसाया और तख्ता पलट की साजिश का समर्थन किया। यही बिंदु क्रीमिया की घटनाओं की शुरुआत बना, जिसके बाद दक्षिण पूर्वी यूक्रेन और डोनबास में घटनाक्रम हुए। आप जाते हैं, वे इसके बारे में बात नहीं करते। हम 8 साल से वे इसका जिक्र नहीं करते। हमने 8 साल मिन्स्क समझौतों के तहत शांतिपूर्वक हल करने की कोशिश की। उम्मीद थी कि शांतिपूर्वक हल होगा। मतलब सालों से। हमारा सैन्य अभियान युद्ध शुरू नहीं बल्कि उसे खत्म करने की कोशिश है, जिसे पश्चिम ने यूक्रेनी राष्ट्रवाद के जरिए भड़काया था। उस युद्ध को खत्म करना जिसे पश्चिम ने हमारे खिलाफ यूक्रेनी हाथों से शुरू किया था। यही सच में अभी हो रहा है। असलियत में यही हो रहा है। यही इस समस्या की जड़ है। फिर वो गलती से ये भी कह देता है कि हर नीति के परिणाम होते हैं।
और अब वो देख रहा है कि दुनिया के कई देश उसी तरह बिखर रहे हैं जैसे सोवियत संघ बिखर गया था। मुझे लगता है उसे ये समझने के लिए एक आईना चाहिए कि वो किस देश की बात कर रहा है। अगर वो रूस से आ रहे आर्थिक आंकड़ों को देख ले तो समझ जाएगा कि वही गलती कर रहा है जिसकी चेतावनी वो दूसरों को देता है। हमें हमेशा अपने हर कदम को बहुत सावधानी से देखना चाहिए और हमें उसके परिणामों को समझना चाहिए। यही है नंबर एक। नंबर 2, यह न केवल पूर्व सोवियत संघ के लिए बल्कि रूस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने कौन सा निष्कर्ष निकाला? यह है कि सोवियत संघ एक समय पर ऐसी स्थिति में था कि उसकी नेतृत्व और शायद आम नागरिक भी ऐसा मानते थे। वह इतना बड़ा, इतना महान था कि उसके साथ कभी भी किसी भी परिस्थिति में कुछ भी नहीं हो सकता था। और यही भव्यता का विचार वह बिंदु है जब कोई देश एक के बाद एक गलती करना शुरू कर देता है, ये सोचकर कि सब कुछ ठीक है। हाँ, हमने यहाँ एक गलती की और वहाँ एक छोटी सी असफलता हुई, लेकिन हम इतने बड़े हैं कि यह हमेशा निकल जाएगा, हम बच जाएंगे। गलतियां बर्फ के गोले की तरह बढ़ रही हैं और संभालना मुश्किल होता जा रहा है। मैं देख रहा हूं कि आज कुछ अन्य देशों में भी यही हो रहा है, इसलिए मैं नजर रख रहा हूं। हम इस दौर से अच्छे से गुजर चुके हैं। यह सही समय है कि हम अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो पर ध्यान दें, जिन्होंने हाल ही में इंटरव्यू दिया था। पुतिन के इंटरव्यू के दौरान रूबियो ने कहा कि यूक्रेनी अर्थव्यवस्था के पास फिर से खड़े होकर रूसी अर्थव्यवस्था से बड़ी बनने का मौका है, अगर हम युद्ध शांतिपूर्वक समाप्त कर सकें। सुनिए, यह उन्हें न सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से बनाने की अनुमति देता है, बल्कि एक देश के रूप में समृद्ध होने, एक ऐसी अर्थव्यवस्था वाला देश बनने की भी अनुमति देता है जो बढ़ती है। सैद्धांतिक रूप से सही चीजें करने पर 10 साल में यूक्रेन की जीडीपी रूस से बड़ी हो सकती है। यही बातें हैं। युद्ध रोकें, ध्यान रखें, उन पर दोबारा हमला न हो। यूक्रेन की स्थायी संप्रभुता और स्वतंत्रता की रक्षा करें ताकि वह कठपुतली राज्य न बने। वे वास्तव में स्वतंत्र और संप्रभु रहें और उनकी अर्थव्यवस्था पुनः उभरकर समृद्धि की कहानी बने। यही हम यहाँ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आखिरकार आप जानते हैं, रूस के मामले में फैसले केवल पुतिन को ही लेने होते हैं, उनके सलाहकारों को नहीं। केवल पुतिन ही रूस की ओर से युद्ध खत्म कर सकते हैं, इसलिए हमें समाधान खोजना होगा। हम दोनों पक्षों को एक साथ लाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हम कौन से ऐसे प्रस्ताव ला सकते हैं जिन्हें दोनों पक्ष स्वीकार कर सकें। हम इसे सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। यही हम पिछले 10 महीनों से कर रहे हैं। यही हमारा उद्देश्य और लक्ष्य यहाँ पूरे समय रहा है। मुझे लगता है कि हमने कुछ प्रगति की है, हम करीब आए हैं, लेकिन हम अभी भी वहाँ नहीं पहुँचे हैं। हम अभी भी उतने करीब नहीं हैं, लेकिन ये बदल सकता है। मुझे उम्मीद है कि ये बदलेगा। ऐसी वीडियो बनाने की समस्या है जहाँ कई ड्रोन हमले दिखाए जाते हैं, भले ही कोई इंसान या रूसी सैनिक घायल न हो वीडियो में। YouTube आमतौर पर हमारे वीडियो को डिमोनेटाइज या प्रतिबंधित कर देता है। दरअसल पिछले हफ्ते हमारे 4 वीडियो YouTube के अनुसार डिमोनेटाइज हो गए। ड्रोन हमले या यहाँ तक कि फ्रंट लाइन से फुटेज दिखाना विज्ञापन दाताओं के लिए अनुकूल नहीं है और इसी वजह से वीडियो पर प्रतिबंध लगाया जाता है। लेकिन यही आधुनिक युद्ध की सच्चाई है और यही युद्ध यूक्रेनियन लड़ रहे हैं और जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए इन सबको कवर करना जरूरी लगा और हमने अपना प्लेटफॉर्म बेसिक्स इनसाइडर लॉन्च किया। हमने इसे शुरू से बनाया, इसलिए हम पर कोई पाबंदी नहीं। हमें अपने ड्रोन स्ट्राइक को ब्लर करने की जरूरत नहीं है, हमें अपनी फ्रंटलाइन फुटेज को ब्लर करने की जरूरत नहीं है और हमें रूसी एयरबेस के तबाह होने को भी ब्लर करने की जरूरत नहीं है। हमारी साइट पर विज्ञापन नहीं होने से हमें सिर्फ विज्ञापन दाताओं के असंतुष्ट होने पर खुद को सेंसर नहीं करना पड़ता। हम साइट का फंड विज्ञापनों से नहीं, आपके समर्थन से करते हैं। अगर आप ऐसे कवरेज में रुचि रखते हैं और आप हमारे वीडियो बिना सेंसर किए देखना चाहते हैं और वह बोनस कंटेंट पाना चाहते हैं जिसे हम यहाँ YouTube पर अपलोड नहीं कर सकते, तो जरूर basicsinsider.com पर हमसे जुड़ें। आप विवरण में दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। जुड़ने पर आप अभी तक अपलोड किया गया सारा कंटेंट और भविष्य के सभी वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे कवरेज और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करेंगे, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सैम है और मैं आप सबसे अगले वीडियो में मिलूंगा।